हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो चैप्टर है वो 11th क्लास से रिलेटेड है। वीडियो को देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन पीरियड में सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो हमने 11th क्लास को प्रीवियस जो भी क्लासेस थी उसमें स्टार्ट कर दिया था। सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था लिविंग वर्ल्ड, उसका फर्स्ट पार्ट पहले ही वीडियो में आ चुका। तो आज जो है लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया उसमें हमने लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे प्रोसीड करते हुए 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं, और वो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो पर्टिकुलर एक बॉडी डिज़ाइन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेवरल कंपोनेंट, और उसको बनाने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स यूजफुल होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस जो है हमारी उनमें पढ़ा है कि बॉडी की बेसिक जो यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल्स आपस में एग्रीगेट होकर बनाती है टिश्यूज़, और टिश्यूज़ आपस में एग्रीगेट होकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से फाइनली बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जितने भी कॉम्प्लेक्स और एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ही पूरी की पूरी होल बॉडी का निर्माण या फॉर्मेशन कर देता है। सब कंपोनेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर। सब कंपोनेंट्स यहाँ पर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, और सभी मिलकर पूरी की पूरी बॉडी के फंक्शंस को रन करते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हायरार्कीज को पढ़ने से पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो किया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि जो ये प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बेसिक पार्टिकल्स हैं, ये सब मिलकर एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स आपस में मिलकर केमिकल फॉर्मेशन की बात करें तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और कंपाउंड्स के थ्रू हमारी सेल का फॉर्मेशन हुआ है। जब हम इवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो केमिकल इवोल्यूशन में हमने देखा कि जब अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले जो सेल बनी थी वो सेल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनी हुई थी। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है तो वो कंपाउंड 3 प्रकार के हो जाएंगे, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ही सेल्स बनी, सेल्स ने बना दिए टिश्यूज, टिश्यूज से बन गए ऑर्गन्स, ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की को आप समझने के लिए एक वर्ड काम में ले सकते हैं, और वो वर्ड है स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन। यानी कि स्टेप और स्टेप के थ्रू होते हुए हमें उस ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक टर्म्स में हम बोलेंगे हायरार्की। In physical hierarchy, various non-living components aggregate to form compound which finally enter the living world in the form of cells। ये बात हमने अभी अभी देख ली कि जितने भी ये जो थे मॉलिक्यूल्स थे, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स थे, इन्होंने आपस में मिलकर एटम बनाया, और एटम की वजह से सारे के सारे कंपाउंड्स बन गए, और इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से सेल का फॉर्मेशन हो गया। और वो कंपाउंड्स थे 3, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। दीज सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज। इन सेल्स ने मिलकर टिश्यूज बनाए, और टिश्यूज की वजह से आगे जाके ऑर्गन, और ऑर्गन्स की वजह से क्या बने, ऑर्गन सिस्टम। फाइनली मैनी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके से ये जो ऑर्गन सिस्टम थे उन्होंने आगे जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया। द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज टू बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आई, इसी के कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए, और वो जो पहला कैरेक्टर था सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होता है? तो जितने भी ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, तो डीएनए के अंदर एक कैरेक्टर होता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी रेप्लिका बनाने में कैपेबल होता है। ये रेप्लिका क्या होता है? फोटोकॉपी। जैसे कि हम एक फोटोकॉपी की शॉप पे जाएं और एक पेपर को देकर उससे फोटोकॉपी करवाएं तो हूबहू उसकी नकल हो जाएगी। सेम टू सेम हमारी बॉडी के अंदर भी डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। एक डीएनए अपना जैसा ही दूसरा डीएनए बना लेता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी के क्यों है? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब इवोल्यूशन होना। जो ये इवोल्यूशन होता है
जितने प्राइमेट सेल्स हैं या हम कहें कि जो सिंपल सेल्स हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। सेल्फ रेगुलेटिंग, हमारी सेल्स अपने आप को ही क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने के और रेगुलेट करने के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, और चूंकि ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ये सेल्फ कॉन्शियस होता है और कॉन्शियसनेस इसमें ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू अदर एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं कि बाहर से अगर कोई भी स्टिमुली आएगा तो उस स्टिमुली के अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स को शो करेंगे और इस तरीके से अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले वेरियस टाइप के डिफरेंसेस को वो क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे या उसका पता लगा लेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स along with their ancestors and descendants are linked to one another। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज और डिसेंडेंट्स का मतलब वंशज, जो पहले वाली जो प्रजातियां जा चुकी और जो आने वाली प्रजातियां हैं उन प्रजातियों से ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक रहते हैं। शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो अपने एंसेस्टर्स से और डिसेंडेंट्स से जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। ये हमें आगे जाके 12th क्लास में देखना है कि जो एक डीएनए होता है वो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए आगे जाके प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये पर्टिकुलर एक प्रोटीन है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वापस से देखिए, जो डीएनए है वो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोटीन्स या एक प्रकार का जो प्रोटीन है वो एक प्रकार के ट्रेट यानी कि करैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है यही आगे जाके स्पेसिफिक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी हम इतनी लंबी बात ना करके डायरेक्टली कहेंगे कि डीएनए ने क्या किया, ट्रेट का फॉर्मेशन या ट्रेट का डेवलपमेंट किया। दस बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज द बायोलॉजी। तो आंसर जाएगा कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बायोलॉजी को पढ़ने के कारण हमें पता लगेगा कि अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप्ड हुए और उनका इवोल्यूशन या उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आए। लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी कैसी है और टैक्सोनॉमी कैसी है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन आर बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार में कॉम्पिटिशन में और आपकी जो भी कोई क्लासेस वगैरह उनमें कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है। तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक की टोटल डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन हो जाएगी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ फॉर्म ऑफ लाइफ इन द लिविंग वर्ल्ड। कि हम यूं भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने टोटल नंबर में प्लांट और एनिमल्स हैं, वो टोटल नंबर क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। सिस्टमैटिक्स की बात करी जाए तो द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है इसका जो डेरिवेशन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, डिराइव्ड का मतलब उत्पत्ति जो इसकी हुई है वो हुई है लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, सिस्टेमा। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू डाइवर्सिटी बताई है कि कितने टाइप के वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल्स हैं, तो इनके बीच में क्या है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। और वो डाइवर्सिटी क्यों होती है, क्योंकि इनके शेप और साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सिस्टमेटिक्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है, और वो भी कैसा अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक यानी एक व्यवस्था के अनुसार। लीनियस यूज्ड सिस्टम नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज बुक। अब क्या है कि लीनियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी बुक का जो नाम लिखा वो क्या था, सिस्टेमा नेचर। यहाँ पे ये बुक है और इस बुक का नाम इन्होंने क्या लिखा, सिस्टेमा नेचर। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिस्टेमा नेचर जो है उसके ऑथर कौन है, तो आंसर जाएगा लीनियस, कार्ल वॉन लीनियस। और कार्ल वॉन लीनियस ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी सिस्टेमा नेचर। Systematic is the branch of the science that deals with the unique properties of species and groups to recognize, describe, name and arrange the organism. सिस्टमेटिक एक बायो की ब्रांच है जो क्या करेगी,
स्पेशल टाइप के करेक्टर्स को डिसाइड करेगी, प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगी, और स्पीशीज और ग्रुप्स को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी यानी उनको पहचानेगी, डिस्क्राइब यानी उनका वर्णन करेगी, ये नेम है उनको क्या करेगी, नेम देगी पर्टिकुलर, और उनको अरेंज करेगी एक विशेष प्रकार के रैंक में। सिस्टमेटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब सिस्टमेटिक्स की कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, उनको एक के बाद में एक 1 by 1 हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहला टर्म है आइडेंटिफिकेशन, कि सिस्टमेटिक्स के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। इट एम्स एट द फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम 2 चीजें पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम क्या है और उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या है। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर आर एग्जामिन्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। अब हम उसमें 2 प्रकार के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी बाहर के कैरेक्टर्स को देखकर उसके बारे में सब कुछ पता लगाना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। एंड एनाटॉमी, दिस इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी। तो अगर हमें किसी भी स्पीशीज, किसी भी जीनस या किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटॉमी। सेकेंड जो सिस्टमेटिक्स का स्टेप है वो है क्लासिफिकेशन। जैसे ही हमें ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, हम उसको पहचान लेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉपिक क्या है कि क्लासिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपने देखा कि डाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीशीज है। क्या हम इन सभी को एक साथ में एक जगह रखकर इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं? आंसर जाएगा नो। इसके लिए हमें इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके से अगर हम उनकी स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। Thus classification is the process by which organisms are grouped into category। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब बात आती है कि हम उनको डिवाइड कैसे करें, तो वो डिवाइड करेंगे उनको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर। जैसे क्लास के अंदर बैठे हैं और 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और हमें उसके अंदर सुपीरियर इंफीरियर क्वालिटी के स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करना है, तो अकॉर्डिंग टू टीचर वहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, चाहे वो रिटन हो या फिर वर्बल हो। उस टेस्ट में जितने भी बच्चे मार्क्स सिक्योर करते हैं या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन रहती है, उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लासिफाई कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू उनके शॉर्टकमिंग्स जो हैं उनके अंदर या वीकनेस जो हैं, उन वीकनेस के एरियाज को सर्च करके उनके अंदर जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेमेडीज उनको दी जाएंगी, उपचार किया जाएगा और उनकी जो पढ़ने के अंदर वीकनेस है उन वीकनेसेस को दूर किया जाएगा। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे लागू होगी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखकर उनकी स्टडी नहीं की जा सकती, हमें उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। और डिवाइड किस बेस पे करेंगे, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के सिमिलरिटी के बेस पे हम उनके ग्रुप एंड सब ग्रुप्स बना देंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स। अभी हमने बात की थी व्हाट इज द हायरार्की। हायरार्की का मीन स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर ट्रेड्स। और ये जो हायरार्की बनेगी ये एक तो सिमिलरिटी के बेस पे और एक डिफरेंसेस के बेस पे बनेगी। डायग्रामेटिक थ्रू आपको बताया गया है 5 किंगडम जो थ्योरी है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, तो उसी 5 किंगडम थ्योरी को यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है कि 5 किंगडम थ्योरी हम 2nd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो आगे की बात है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर के साथ साथ प्रोकैरियोट्स हैं। इसी में आर्की बैक्टीरिया को एक अलग कैटेगरी में डाला। आर्की का मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया हैं, ये भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। फिर प्रोटिस्टा को एक अलग कैटेगरी में डाला जो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है। प्रोटिस्टा के अंदर फंगी का अलग ग्रुप बनाया, एनिमेलिया का अलग और प्लांटी का अलग। फंगी जो है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, एनिमेलिया भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है और प्लांटी भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। तो इस तरीके से एक ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ट्री बन गया। नॉमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक जो ब्रांच है उसका जो 3rd स्टेप है वो है नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, देन उसको क्लासिफाई किया, अब 3rd आप उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि हमारी हिंदू प्रथा कहती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने के बाद में उसका नामाकरण, उसका नाम दिया जाता है।
तो नाम देने से क्या होगा, एक पर्टिकुलर नाम देकर उसको उसी नाम से पहचाना जाएगा। तो सेम साइंटिस्ट भी यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिस्टमेटिक के साइंटिस्ट होते हैं, कि फर्स्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, देन उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, और ये प्रोसीजर कहलाती है नॉमेनक्लेचर। Nomenclature is a system of naming living organism in a way that a particular organism is known by the same name all over the world। और ये नाम जो दिया जाएगा, ये नेमिंग जो प्रोसेस की जाएगी, वो नेमिंग एक ऐसी स्पेसिफिकली होगी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। अब नाम भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है जैसे हमारे नाम होते हैं, एक तो होता है घरेलू नाम, कॉमन नेम, एक होता है वो ऑथेंटिक नाम जिसकी वजह से हमें जान पहचान वाले स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर हमारे वर्किंग प्लेस पे उस नाम से हमें जानते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के नामों को लेकर चल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म का पहला जो नाम है वो है कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होते हैं, सामान्य नाम क्या होते हैं? द कॉमन नेम्स ऑफ वर्नाकुलर नेम्स। कॉमन नेम का जो सिनोनिम है, पर्यायवाची है, वो है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब जो प्रचलित होते हैं, सामान्य नाम होते हैं। आर द लोकल नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर। अब ये कॉमन नेम एक लोकल नेम होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिस कंट्री में, जिस रीजन में, जिस जगह हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो लैंग्वेज काम में आ रही है उसी लैंग्वेज में उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन। तो क्या होता है इससे, एक ही ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में उनका नाम भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है रोज का। तो रोज का हिंदी में कॉमन नाम होता है गुलाब। बंगला में अगर इसको बोलेंगे तो गोलाप, और अगर तमिल में बात की जाएगी तो राजापो। नेक्स्ट अगर डॉग की बात करें तो बंगला में इसको कुकुर कहेंगे, हिंदी में इसको कुत्ता कहेंगे, गुजराती में कुत्तो कहेंगे, और संस्कृत में स्वान, और तमिल में हो जाएगा नाय। कैट की बात करें तो हिंदी में ये बिल्ली है, गुजराती में बिलाड़ी है, संस्कृत में मरजारा है, और तमिल में पुनाई है। कॉटन यानी जो सूत का कपड़ा होता है उसकी बात करें तो हिंदी में ये कपास है, हट्टी कन्नड़ में है, कपासू कापूस है मराठी में, और पारूठी है तमिल में, और कारपूस है बंगाली में। जिंजर की बात करें, जो कि अदरक की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में इसको अदरक ही बोलेंगे, कन्नड़ा में इसको शूनिटी बोलेंगे, मराठी में अले बोलेंगे, और बंगाली में अदा बोलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही चीज़ है और वही चीज़ अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए मिसलीडिंग होती है, हमें भ्रमित करती है और हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करती हैं। तो अब कॉमन नेम रखने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ उपयोग भी हैं, कुछ अनुपयोग भी हैं, कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि कॉमन नेम के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है कॉमन नेम आर इजी टू प्रोनाउंस। सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज अपनी होगी, रीजन अपना होगा, नाम भी अपना होगा, तो आसानी से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि हम आसानी से कैट और बिल्ली बोल देते हैं। पीपल आर फेमिलियर टू दीज नेम्स सिंस चाइल्डहुड। दूसरा एडवांटेज क्या है कि लोकल लैंग्वेज, लोकल रीजन, लोकल नेम, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या हम कहेंगे कि जो लोग हैं वो उसके लिए फेमिलराइज हो जाते हैं, उसको आसानी से पहचानने लग जाते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड, बचपन की स्थितियों से ही वो उसी को उसी नाम से जान रहे हैं। थर्ड है दे आर बेस्ड ऑन सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कई बार तो क्या होता है कि लोकल नाम उस ऑर्गेनिज्म के फीचर यानी करेक्टर्स के बेस पर डाल दिया जाता है। जैसे कौवा, कौवा हम लोकल नाम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और वो किसका नाम होता है, क्रो का, और वो हमने क्यों डाला, क्योंकि उसके साउंड होती है काव काव की, तो काव काव से बना लिया कौवा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में जो पहला है वो है कॉमन नेम्स में हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कॉमन नेम्स के डिफरेंट मीनिंग्स आएंगी डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि एग्जांपल लिया है मेज। मेज यानी हम सबको पता है मक्का होता है, लेकिन मेज मीन्स व्हीट। मेज को गेहूं के नाम से जाना जाता है इन यूएसए में, जो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यहाँ पर अगर हमने मेज का नाम लिया तो मतलब मेज मेज नहीं है, वो वहाँ पर क्या है, व्हीट है। एंड इट इज कॉल्ड कॉर्न, और इसको कॉर्न कहेंगे इन अदर कंट्रीज, बाकी के कंट्रीज में। तो ये एक मिसलीडिंग बात हो गई। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कॉमन नेम में बी इनकरेक्ट। कॉमन नेम क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। जैसे कि हम क्या सोचते हैं कि फिश का नाम ले लिया तो वो पीसीज कैटेगरी में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि जेलीफिश, जेलीफिश जो होती है ये सिलेंट्रेटा में आती है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड है। स्टारफिश इकाइनोडर्म है।
दीज आर नॉन रियल फिशेज, ये कोई रियल फिशेज नहीं है। ये आप बात की जाए सिलेंट्रेटा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम जब 4th चैप्टर के ऊपर पहुंचेंगे हमारी वीडियो क्लासेस के अंदर, तो हम वहाँ पे इसको डिस्क्राइब तरीके से पढ़ेंगे इन फाइलम्स को। अब बात करते हैं कि कॉमन नेम के बाद में कौन से नेम आएंगे, तो वो आएंगे साइंटिफिक नेम्स। तो साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं? दीज आर गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, इनको देने का काम कौन करते हैं? बायोलॉजिस्ट करते हैं। दीज नेम्स रिप्रेजेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन ऑल ओवर वर्ल्ड, और ये ही नाम पूरे के पूरे विश्व में उस ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। द साइंटिफिक नेम प्रोवाइडेड बाय सिस्टम विच इज नोन एज द बायनोमियल सिस्टम, और इसको देने का जो एक सिस्टम बनाया गया, साइंटिफिक नेम्स को देने का जो सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम कहलाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति, हिंदी में इसको कहेंगे द्विनाम पद्धति, और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी हर एक नाम के 2 कंपोनेंट्स होंगे, और 2 कंपोनेंट्स होने के कारण इसका नाम पड़ गया बाइनोमियल। बाइनोमियल सिस्टम की बात करें, दिस इज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1751। इंपॉर्टेंट कीजिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, और उन्होंने ये कार्य, ये जो वर्क था 1751 में किया था। ईच ऑर्गेनिज्म हैज 2 वर्ड्स, हर ऑर्गेनिज्म के नाम के 2 वर्ड्स होंगे, और वो 2 वर्ड्स कौन से होंगे? पहला वर्ड होगा जेनेरिक नेम, और सेकेंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। पहला होगा जीनस, जीनस के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा नाम होगा स्पीशीज। तो पहला नाम तो जीनस है और दूसरा नाम स्पीशीज है। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नाम आपके लिए बताए गए हैं कि कौन से साइंटिफिक नेम होते हैं। तो देखा जाए तो देखिए, पी का हो जाएगा पाइसम सटाइवम, ऑनियन यानी कि जो अपना प्याज है उसको एलियम सेपा, मैंगो का हो जाएगा मेंजिफेरा इंडिका, वीट का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, बानियन ट्री का हो जाएगा फाइकस बेंगोलेंसिस, सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स, फ्रॉग की बात करें तो राना, हेक्सोडक्टाइला, कैट का फेलिस कैक्टस, डॉग का कैनिस फैमिलीरिस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, कोबरा का नाजा नाजा, और कॉमन कार्प यानी फिश का साइप्रेनस स्कॉर्पियो। तो इस तरीके से कुछ नाम थे जो साइंटिफिक नाम हैं, वो आपके सामने मैंने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर करने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। नेमिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से हम नाम देते हैं। तो वो रूल्स क्या क्या हैं? नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये जितने भी नाम दिए जाएंगे ऑर्गेनिजम्स को वो हमेशा लैटिन भाषा में दिए जाएंगे, बट रिटन इन इटैलिक्स, लेकिन उसको लिखा किस में जाएगा? इटैलिक्स में। इटैलिक्स क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम लिखते समय शब्दों को तिरछा लिखते हैं, ऑब्लिक लिखते हैं, तो वो टर्म कहलाएगी इटैलिक्स। तो हम उसको लिखेंगे किस रूप में? इटैलिक्स में। फर्स्ट वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम इज जेनेरिक नेम, जो पहला नाम आएगा वो आएगा जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मतलब जीनस। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? जीनस की। वाइल सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा नाम किसका आएगा? स्पीशीज का। जैसे कि अभी हमने बात की प्याज का नाम, ऑनियन का नाम क्या था? एलियम सेपा। एलियम तो उसका क्या है? जेनेरिक नेम, और सेपा उसकी क्या है? स्पीशीज। जैसे हमने देखा कोबरा का नाम नाजा नाजा, तो जेनेरिक नेम भी क्या है? नाजा, और स्पीशीज भी क्या है? नाजा। नेक्स्ट इज ना फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल। जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे कि एलियम सेपा में ए जो आएगा एलियम का वो कैपिटल आएगा, और सेपा में जो सी आएगा वो स्मॉल आएगा। जैसे ह्यूमन का नाम होता है होमो सेपियन, होमो उसका जीनस है, सेपियन उसकी स्पीशीज है, तो होमो का एच कैसा रहेगा? कैपिटल, एंड सेपियन का एस कैसा रहेगा? स्मॉल। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और ये जब दोनों नाम अगर आप अपने हाथों से किसी कॉपी के ऊपर लिख रहे हो तो उनको सेपरेट क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जैसे आपने मैंगो का नाम लिखा मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करोगे और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना होगा। और अगर हम उसको हैंड रिटन नहीं कर रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए वही टर्म इटैलिक्स काम में लेनी पड़ेगी, वही लैंग्वेज। इटैलिक्स का मतलब हर शब्द को कैसा लिखना पड़ेगा? ऑब्लिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इट इज द साइंस ऑफ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक नया टर्म चालू हो गया है, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का। तो उसमें क्या है कि इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बात आती है कि एक तरीके की बायो की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसमें 3 स्टेप किए जाएंगे। पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होगा क्लासिफिकेशन, तीसरा होगा नोमेनक्लेचर। बेस्ड ऑन देयर ऑल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप इनटू डिफरेंट टैक्सा। अलग अलग कैरेक्टर्स जो होंगे स्पेशल उन कैरेक्टर्स को देखते हुए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट क्या बना दिए जाएंगे? टैक्सा बना दिए जाएंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड टैक्सोनॉमी, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? टैक्सोनॉमी कहलाएगी।
कैरोलस लिनियस नोन एज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि टैक्सोनॉमी का फादर कौन था? कैरोलस लिनियस। यहाँ पे हमने कंपेयर देखा है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का टेबुलर फॉर्म में। तो टैक्सोनॉमी की बात की जाए, इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें 3 स्टेप होंगे, पहला आइडेंटिफाई, देन क्लासिफाई, थर्ड नॉमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक्स की बात की जाए तो इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें 4 स्टेप होंगे, डिस्क्रिप्शन को इसमें और ऐड किया जाएगा, उसका हमें स्पीशीज का वर्णन भी करना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी स्टडीज आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअल में टैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस है? क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस है। जबकि सिस्टमैटिक्स की बात की जाए तो सिस्टमैटिक्स इज रिलेटेड टू यूनिक प्रॉपर्टी एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की यूनिक प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, जबकि टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से ही जुड़ी हुई है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस तो है नहीं कि हमने बोला कि हाँ 1 घंटे की क्लास ली और क्लासिफिकेशन को खत्म किया, ऐसा नहीं होता। क्लासिफिकेशन बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। बट इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। लेकिन इसमें स्टेप्स की क्या बना सकते हैं? हायरार्की बना सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन in which each step represent the rank और a category, और जिसमें हर एक जो रैंक होगी वो क्या कहलाएगी? कैटेगरी कहलाएगी। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पहले प्लांट के लिए देखते हैं। फॉर प्लांट के लिए सबसे पहले जो छोटी जो कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी स्टार्ट होगी स्पीशीज के साथ, यानी सबसे जो क्लासिफिकेशन की स्मॉल सब यूनिट होती है वो स्पीशीज होती है। स्पीशीज का ग्रुप कहलाएगा जीनस, ग्रुप का जो जीनस का ग्रुप है वो कहलाएगा फैमिली, फैमिली का ग्रुप कहलाएगा ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा क्लास, क्लास का ग्रुप कहलाएगा डिवीजन, डिवीजन का ग्रुप कहलाएगा किंगडम। ये तो बात हो गई प्लांट्स की। अगर फिर हम एनिमल्स की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट कहलाएगी स्पीशीज, स्पीशीज का ग्रुप जीनस, जीनस का ग्रुप फैमिली, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर आपस में मिलकर बनाएंगे क्लास, क्लास से बनेगा फाइलम और फाइलम से बन जाएगा किंगडम। तो हमें बस सारी बातें सेम है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्लांट के अंदर फाइलम नहीं होता, डिवीजन होता है, और एनिमल के अंदर डिवीजन नहीं होता, उसके अंदर फाइलम होता है। टैक्सॉन की बात करें, ईच कैटेगरी नोन एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी कैटेगरी हमने बनाई वो क्लासिफिकेशन की क्या है? यूनिट है। रिप्रेजेंट अ रैंक, जो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। द टर्म टैक्सोन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN की फुल क्या होगी? वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुन लीजिएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो ICBN थी एक संस्था, इस संस्था ने टैक्सोन का नाम दिया था 1956 में। टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेटिक सिमिलर इंडिविजुअल। जेनेटिक्स यानी जीन्स के बेसिस पे जो सेम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए टैक्सोन एक ग्रुप बनाता है, हैविंग सर्टेन कैरेक्टर डिफरेंट, जिसके अंदर थोड़े बहुत कैरेक्टर डिफरेंट हों दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स। किससे? दूसरे ग्रुप से। जैसे कि हम बात करें 2 काउज की या फिर 2 बफेलोज की, तो 2 काउज के अंदर कुछ सिमिलरिटी होने के कारण उन काउज का ग्रुप एक बनेगा, और बफेलोज की सिमिलरिटी होने के कारण बफेलोज का ग्रुप एक बनेगा। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख रहे हैं टैक्सोन और कैटेगरी के बीच में कि टैक्सोन क्या होती है और कैटेगरी क्या होती है। टैक्सोन क्या है? एक टैक्सोन डील्स विद रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। टैक्सोन हमेशा किसके साथ डील करेगा? रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। जबकि कैटेगरी क्या है? A category is the abstract term of simply represent a rank or level of classification। मतलब क्लासिफिकेशन का जो एक स्टेप है हल्का सा, वही क्या कहलाएगा? कैटेगरी कहलाएगा। सेकंड आता है टैक्सोन पे। टैक्सोन में बिलोंग टू एनी रैंकिंग। टैक्सोन किसी भी रैंक से मिल सकता है, स्पीशीज से, जीनस से, फैमिली से, ऑर्डर से, किसी से भी। लेकिन कैटेगरी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर रैंकिंग। लेकिन कैटेगरी सिर्फ कहाँ पर आएगी? एक ही रैंकिंग